साथियों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं और वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी हम कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और किन्हीं हालात और परिस्थिति के चलते हम किस्त राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं। वो समय चला गया जब हम बैंक जाकर नकद पैसे लेकर बैंक को किस्त की अदायगी करते थे, या फिर हम हर राशि का चेक भर के देते थे और बैंक हर तारीख को उसको अकाउंट में लगा देता था। आज की तारीख में आप जितने भी लोन लेते हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, इन कंडीशंस के अंदर जब बैंक लोन देती है आपको, तो पहले ही एक ईसीएस मैंडेट फॉर्म आपसे साइन करवा के ले लेती है और जितने महीने की ईएमआई है उतने महीने तक एक निश्चित तारीख पर आपके बैंक खाते से राशि कटती है और उनके बैंक खाते में जमा हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब आप किसी मासिक किस्त की अदायगी के तारीख को, निश्चित तारीख को, यदि आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तो इस अवस्था के अंदर क्या होगा, आपका चेक जनरल सी बात है, आपकी जो किस्त है वो बाउंस हो जाएगी। और जब किस्त बाउंस होती है तो पहली बार बाउंस होती है तो बैंक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई, दूसरी ईएमआई बाउंस हो गई, तीसरी ईएमआई बाउंस हो गई, तो कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस करती है। आपको बता दें कि सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का जो केस है वह ईसीएस एनएसीएच यानी कि आपका जो ऑटो डेबिट है उसके बाउंस होने पर होता है। और सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में संपूर्ण वही प्रावधान है जो सारे प्रावधान 138 एनआई एक्ट के अंदर है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपका ईसीएस बाउंस हो चुका है और बैंक ने, अब आप रहने वाले हो उदयपुर में और आपके सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल किया उनके हेड ब्रांच चेन्नई में या फिर बेंगलोर में, तो ऐसी स्थिति के अंदर इंसान के लिए सबसे बड़ा तनाव यह हो जाता है कि वह क्या करे, क्योंकि एक किस्त की बात है और एक किस्त के लिए अब उसको पेशिया करना, उस कोर्ट में जाना, वहां से वकील हायर करना और अपनी जमानत कराना बड़ा ही कठिन प्रोसेस है। क्योंकि इन ऐसे मामलों के अंदर होता यह है कि जितनी आपकी किस्त है उससे कई अधिक आप खर्चा कर चुके होते हैं, वकील की फीस के रूप में, लिटिगेशन को लड़ने के रूप में, ट्रैवलिंग के रूप में, टाइम वेस्टिंग के रूप में, कई बड़ा खर्चा आपका हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपका सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का आपको नोटिस आ गया, अब नोटिस आया, उस समय आपको जाहिर सी बात है उस समय आपके पास पैसे की व्यवस्था है, तो आप उस जो ईएमआई है उस ईएमआई का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा दीजिए बैंक के नाम पे और एक लेटर के साथ रिप्लाई कर दीजिए बैंक को कि आपने मुझे सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का जो मुझे नोटिस भेजा है वह मेरी मई 2024 की जो ईसीएस बाउंस हुआ था उसका है, तो जो अमाउंट आपने कहा है उसका डीडी बना हुआ है कंपनी के नाम पे, मैं आपको भेज रहा हूं, कृपया इसको क्लियर करा लो और कोई केस आप फाइल न करें। बात खत्म हो गई। लेकिन मानिए कि आपको नोटिस मिला नहीं या किसी कारण से आप उस राशि का भुगतान नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट से समन आता है। अब तो कोर्ट से समन आने की स्थिति में अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो अवेलेबल वारंट जारी होगा, अरेस्ट वारंट जारी होगा और आप गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए जाओगे। इससे बढ़िया यह है कि एट द टाइम समन आप उस राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और आप पहली पेशी पर उपस्थित होकर आप जमा करवा दीजिए, बात खत्म। क्योंकि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक निर्णय में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि समन की पहली तारीख पे उपस्थित होकर यदि वह राशि जमा कराना चाहता है तो मामले का डिस्पोजल हो जाता है। तो इस तरह आप राशि जमा करवा के मामले को निपट सकते हैं। अब बात यह भी आती है कि सर मामला तो चेन्नई में हुआ, अब मैं चेन्नई कोर्ट में कहां जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, क्या मेरा बिना जाए भी ये मामले का निराकरण नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है साथियों। इसके लिए कि यदि आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हो और मामले का निस्तारण करना चाहते हो और आप बैंक जाते हो या उस एनबीएफसी के ऑफिस जाते हो तो वो आपकी राशि जमा करने से मना बोल देते हैं। वो कहते हैं
कि नहीं अब आप तो केस हुआ है, आप तो कोर्ट में जाओ, यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है, या फिर आपका टोटल लोन जमा हो गया तो एनओसी आपके पास है लेकिन वो केस विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपके पास तरीका है, लेकिन हर तरीका सार्वजनिक रूप से यूट्यूब चैनल पर पोस्ट नहीं किया